नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं। आज का करंट अफेयर्स 30 मार्च, थोड़ा सा लेट हो गया, चलिए उसके लिए सो सॉरी। और हम ये आज का करंट अफेयर्स बोर्ड पे करेंगे। 30 मार्च से करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले हम लोग 29 मार्च से करंट अफेयर्स के लिए जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, एक क्वेश्चन हर दिन दिया जाता है कि आप लोग उसका आंसर दें। तो वो पिछले प्रश्न का क्वेश्चन ये था, उसका आंसर ये है कि 12th जो एशियन एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप हुई है चाइनीज़ ताइपे में, उसमें गोल्ड मेडल किस इंडियन ने जीता है या किन किन इंडियंस ने जीता है। तो इसका आपको आंसर बताना था। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था और उनके आंसर सही भी थे। तो इसका आंसर हो गया, आप लोगों को पता होगा, सौरभ चौधरी और मनु भास्कर, ये दो लोगों को मिला है। सौरभ चौधरी का एशियाड में भी अगर आपने देखा होगा तो प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था, वहाँ भी इन्होंने मेडल जीता था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। सौरभ चौधरी, मनु भास्कर, चाइनीज़ ताइपे में आयोजन, यहाँ ये क्वेश्चन आपका बन सकता है और वनडे एग्जामों में आ सकते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं और चीज़ें देखते हैं। 30 मार्च के करंट अफेयर में आप लोगों के होमवर्क के लिए एक पहला क्वेश्चन दिया गया कि हाल ही में आशिता नाम के व्यक्ति का किस चीज़ से संबंध है, या हाल ही में न्यूज़ में रहे तो इनका किस चीज़ से संबंध है, लेखन से, चित्रकला से, गायकी से या नृत्य से। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी करिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, जरूर डालिए, बिना गूगल किए हुए, है ना, तब मजा आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बड़ौदा किसान क्या है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, बिकॉज जहाँ ये किसान वर्ड आपका लग गया ना, किसान वर्ड लगते ही चीज़ एकदम बदल जाती है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं उनको लेके, बहुत फेमस बजट में स्कीम बनाई गई, वो भी इंपॉर्टेंट है ना, कि 6,000 रुपये जो सालाना दिए जाएंगे। तो इसीलिए बड़ौदा किसान क्या है, आपके आगे ऑप्शन क्या क्या है। बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्रीकल्चर डिजिटल प्लेटफॉर्म, या बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किसानों के लिए ऋण सुविधा, या गुजरात सरकार की किसानों के लिए योजना, या नन ऑफ दिस। अब देखिए इसमें ये जो 2 ऑप्शन है ना, अगर ब्लाइंडली भी आप जाएँ, हमें नहीं पता हो तो भी मैं इन दोनों ऑप्शन में ही देखूंगा और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसा आंसर सही दिखता है, तो आंसर क्या होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसके अंतर्गत बैंक से मिलने वाली सुविधाओं को वो डिजिटली प्रोवाइड करेगा, जो किसानों के लिए होती है, जैसे सब्सिडी हो गई या उनसे रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है उनके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, सो दैट उनको चीज़ों के ट्रांजेक्शन में आसानी रहे। ठीक हो गया, तो इसका आंसर क्या है, ए फॉर अमेरिका। बैंक ऑफ बड़ौदा वाला क्या है इसका आंसर, ए फॉर अमेरिका। हाँ, अभी इसके एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, एम विद राकेश के नाम से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और ये इसका एक्सप्लेनेशन था, जो मैंने बताया वही है। आगे चलते हैं अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, है ना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत न्यूज़ में है, इंटरनेट पे काफ़ी इसका काम है और डेटा का यूज़ इसके द्वारा होता है, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। जैसे आप लोगों ने देखा हो ना, सिक्कड़ जो होती है, जैसे जानवरों को बांधने के लिए एक में एक ब्रांचिंग, इसी तरह डेटा स्टोर होते हैं जिसमें कि इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता है वो, और बहुत एफिशिएंट तरीके से ये काम करता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित किस फसल के लिए भारत में, है ना, ई मार्केटिंग प्लेस का आरंभ किया गया है। मतलब इनमें से पर्टिकुलर एक क्रॉप के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पे ई मार्केटिंग प्लेस डेवलप किया गया है। तो उसमें से कौन सी फसल है वो है कॉफ़ी। क्या है, कॉफ़ी। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पे है, बेंगलोर में है। कॉफ़ी में कर्नाटका फेमस है। और ये देखिए, आप इसमें देखेंगे चारों नकदी फसलें हैं, चारों नकदी फसलें। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा कि जो ट्रांसपेरेंसी होगी बिजनेस में, बिचौलियापन कम होगा और किसानों को उनकी मेहनत का ज़्यादा मेहनताना मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सर कॉफ़ी। आगे की ओर चले, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रेक डांसिंग ओलंपिक से रिलेटेड आ गया। ओलंपिक पहली बार कब हुए थे, 1896 में हुए थे। 1896 में हुए थे पहला ओलंपिक, है ना। अगला ओलंपिक कब हो रहा है, 2020 में हो रहा है, वो हो रहा है टोक्यो में। उसके बाद कहाँ हो रहा है, पेरिस में हो रहा है 24 में। अब इसमें किस ओलंपिक में डांसिंग की स्किल को भी स्पोर्ट्स के रूप में जोड़ा गया है, 20 में, 24 में, 28 में। आंसर आएगा 24 में, पेरिस ओलंपिक में। कहाँ पे, पेरिस ओलंपिक में। डन, ये इंपॉर्टेंट है, ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए, टोक्यो में होगा। और जो पेरिस ओलंपिक है इसमें 4 खेलों को जोड़ा जा रहा है। वो 4 खेल कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिए। ये हैं वो 4 खेल, ब्रेक डांसिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अभी थोड़े दिनों बाद आएगा जब वो 20 वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्यूरिंग अवार्ड क्या है जी, बताइए आप लोग। ट्यूरिंग अवार्ड क्या है, ट्यूरिंग अवार्ड किस चीज़ से संबंधित है, ट्यूरिंग खेल से है, पत्रकारिता से है, पर्यावरण से है या कंप्यूटिंग से है। बता दूं, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है ट्यूरिंग अवार्ड। कंप्यूटिंग
का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ये अमेरिका की एक संस्था के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें इनामी राशि करीब $1 मिलियन के आसपास होती है, और ये इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। 1963 में पहली बार दिया गया था, और अब 3 लोगों को खास तौर से चुना गया है इसके लिए, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जैसे सोफिया बनी है ना वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी काम इन लोगों ने किया है। तो उन लोगों के नाम देख लीजिए, योशुआ बैग्यो, जेफरी हिल्टन और यान लिकम। ठीक है जी, चलिए, इनको फादर भी कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इन तीनों को। ठीक है, PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्काई टैक्स क्या है। स्काई टैक्स एक संस्था के द्वारा वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में भारत के जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली वाला, इसको कौन सी रैंकिंग मिली है। देखिए, इंदिरा गांधी का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट है। कई बार इसने ये दुनिया के बिगेस्ट एयरपोर्ट में भी टॉप पोजीशन पर रहा है, और जीरो कार्बन एमिशन में भी काफ़ी अच्छी पोजीशन इसने 2 साल पहले हासिल की थी। तो इस इंडेक्स में इसको कौन सी रैंकिंग मिली है, 12, 53, 59 या 64। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं आई है, 59वीं रैंकिंग है इसकी। तो इसमें इसकी रैंकिंग कितनी, 59। इंपॉर्टेंट ये है कि रैंक 1 पे कौन है, सिंगापुर का एयरपोर्ट। डन, चलिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किसने सिंगल यूज प्लास्टिक को 2021 तक बैन करने की बात कही है। कौन है वो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इंडिया है या यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, या चीन है या दक्षिण अफ्रीका। देखिए, यूरोपियन यूनियन ने 2021 तक सिंगल एक बार जो पॉलीथीन यूज़ किया है उस टाइप के स्टफ को बैन किया है, और उनका लक्ष्य है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा वो रिसाइकल प्रोसेस चीज़ों को यूज़ करेंगे, क्योंकि वो जल्दी डिग्रेड हो जाती हैं। जो सिंगल यूज़ पॉलीथीन होती है वो जल्दी डिग्रेड नहीं होती हैं। तो यूरोपियन यूनियन 2021 तक इसको पूरी तरह से इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर पे बैन लगा देगा, यूज़ पे बैन लगा देगा। और अगला शहर कौन सा होने वाला, न्यूयॉर्क भी ये काम करने वाला है। ठीक है ना, ये लगा लीजिए कि इन लोगों का लक्ष्य है कि 50% तक, आने वाले 10 सालों में 50% तक यूज़ कर दे रिसाइकल्ड प्लास्टिक का, और फ्रेश प्लास्टिक का यूज़ कम से कम किया जाए ताकि वो जल्दी डिग्रेड हो सके। भारत में भी इसकी मुहिम काफ़ी चल रही है। दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक बैन है, लेकिन उसका इफेक्टिव मेजर्स उसके लिए नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। और अब आगे चलते हैं। हाल ही में UGC ने किस फील्ड में ओपन लर्निंग को बैन कर दिया, मतलब कि किस स्ट्रीम में ओपन लर्निंग नहीं हो सकती है। एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर है, बात भी सही है। एग्रीकल्चर को आप ओपन लर्निंग नहीं समझ सकते, इसके लिए प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है ना, तो इसलिए ओपन लर्निंग में इसको बैन किया गया। तो एग्रीकल्चर में अब UGC के द्वारा कोई भी कोर्स ओपन मतलब डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू नहीं कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलेंगे, एक्सप्लेनेशन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि हाल ही में जारी की गई बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, मतलब पॉवर्टी इंडेक्स में भारत में अगर देखा जाए तो 10 वर्षों में निर्धनता में कितने प्रतिशत पे आ गई है। भारत में पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, नो डाउट। संयुक्त राष्ट्र का आंकड़ा एक बार था जिसमें कि भारत की निर्धनता करीब 50% से ऊपर थी, बिकॉज सबके पैमाने अलग अलग होते हैं। लेकिन अब ये घट के कितनी आ गई है, तो आपको आंसर देना होगा। ये आंसर है क्या, 28%। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अगर बात की जाए तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया में करीब 28% आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। पॉवर्टी के जो मानक होते हैं वो हर संस्था के अपने अलग अलग होते हैं। भारत सरकार के मानक अलग हैं और संयुक्त राष्ट्र के अपने मानक अलग हैं। तो चलिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, पहले ऐसा था, है ना। अब अगर अगले क्वेश्चन की ओर चले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि युविका क्या है। देखिए, युवा वैज्ञानिकों को तैयार करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है युविका। ये किस संस्था ने चलाया है? ये चलाया इसरो ने चलाया है बेसिकली। और ये क्या था, देखिए ऐसा ही कुछ प्रोग्राम ना, जिज्ञासा नाम चलाया था KVS ने, केंद्रीय विद्यालय ने, कि अपने बच्चों को CSIR जो सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च सेंटर था उसमें इंटरेक्शन करवा के इस प्रोग्राम में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने की लक्ष्य था बच्चों के लिए। और वैसा ही कुछ काम इसरो में है। इसरो में है कि 9th के ऊपर जितने बच्चे हैं वो इस युविका प्रोग्राम के तहत इसरो में एनरोल हो सकते हैं और वहाँ से साइंटिफिक अप्रोच अपने अंदर वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसरो इसका आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये वही चीज़ है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े कि भारतीय बास्केटबॉल टीम के नए कोच कौन है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रूटीन क्वेश्चन है। इसमें आपका आंसर सीधे रटना है, आपको एक्सप्लेनेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं। और इसमें आपके आंसर होंगे वेस्लिन मैटिक भारतीय बास्केटबॉल टीम के नए कोच हैं और
इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। कोशिश करके मुझे फीडबैक दीजिएगा ताकि हम लोग फटाफट इसमें और डेवलपमेंट कर सकें। चलिए, थैंक यू सो मच।